अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सवाल जवाब की इस कड़ी में आज हम एक सबक और लेकर हाजिर हुए हैं। इसका नाम है काठ का घोड़ा। यह है सबक नंबर 18 और सबक का नाम है काठ का घोड़ा। चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप सवाल जवाब की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं। बहुत शॉर्टली फटाफट आपको इसका क्वेश्चन आंसर बता देते हैं ताकि आप इम्तहान की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। आज का हमारा पहला सवाल है, बुंदू को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? जवाब, बुंदू को काठ का घोड़ा इसलिए कहा गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से हिल डुल नहीं सकता। अपनी मर्ज़ी से हिल डुल नहीं सकता, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा गया है। अब क्यों नहीं हिल सकता, ये बात मैंने आपको चैप्टर में बताई है, समझाई है। आप वीडियो देखें, आपको पसंद आएगा, समझ भी आएगा। दूसरा सवाल देखिए, बुंदू की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर पड़ा? जवाब, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फ़ौजी और पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलरों वाले बाबू, आम आदमी, सौदा सल्फ़ ख़रीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए। लगता है जैसे बुंदू की सुस्त रफ्तारी की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह से यूँ कहा जाए कि सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। क्या पड़ गई है? धीमी पड़ गई है। पूरी दुनिया की रफ्तार रुक सी गई है। अगला सवाल देखिए, वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था? जवाब, वज़ीर की बेचैनी का सबब ये था कि उसका गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। वो आगे क्यों नहीं जा पा रहा है, ट्रैफिक क्यों लग गया है, उस वज़ीर को तो ये बात भी नहीं पता थी। अगला सवाल देखिए, कारोबारियों के लिए पल के मानी लाखों के घाटे क्यों हैं? जवाब, कारोबारियों के लिए पल के मानी लाखों के घाटे इसलिए हैं कि वो एक पल में लाखों रुपए का सौदा करते हैं। पल कहते हैं सेकंड से भी कम, समझ लीजिए पल को लम्हा भी कहते हैं, एक क्षण जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मोमेंट कहते हैं। एक मोमेंट में, एक एक पल में क्या करते हैं बड़े बड़े कारोबारी लोग लाखों का क्या करते हैं, बिज़नेस करते हैं। तो अगर उनको एक पल की भी देरी हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि उनका लाखों का बिज़नेस रुक गया, उनका लाखों का नुकसान हो गया। इसलिए एक पल को क्या कहा गया है? लाखों का नुकसान कहा गया है। अगला सवाल देखिए, चंदू के बारे में बुंदू के जहन में क्या ख्याल आया? जवाब, बुंदू के जहन में अपने 8-9 साल के बेटे चंदू के बारे में ये ख्याल आया कि उसने सिर्फ़ इस वजह से स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाता। चंदू किस लिए स्कूल नहीं जा पा रहा था? क्योंकि बुंदू उसके लिए स्कूल जाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो जुटा नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत एक छोटा सा मज़दूर होता है और अपना घर खर्च भी बहुत मुश्किल से चला पाता है। अगला सवाल देखिए, पैरों में पहिए लगवाने से बुंदू की मुराद क्या है? बुंदू कहता है अगर तुम्हें जल्दी है तो मेरे पैरों में पहिए लगवा दो। इसका क्या मतलब था? उसने ऐसा क्यों कहा? जवाब, पैरों में पहिए लगवाने से बुंदू की मुराद ये थी कि जो लोग तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो मुझे अपनी तरह तेज़ बना दें। जो लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक नहीं लगे, जो लोग जल्दी निकलना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि मेरे भी पाँव में पहिए लगवा दो ताकि मैं भी जल्दी निकल जाऊँ और आप भी ट्रैफिक में परेशान ना हो, आप भी जल्दी निकल जाएँ। तो पहिए लगवाने से मतलब है मुझे भी तेज़ बना दें, मुझे भी समाज के बराबर ला के खड़ा कर दें। ठीक है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। जो लफ्ज़ क्या है? क़तार, रफ्तार, कैफियत, फ़ख्र, दुश्वार और हरकत। इनसे क्या जुमले बन सकते हैं, क्या सेंटेंस बन सकते हैं? देखिए, पहला लफ्ज़ है क़तार। क़तार मतलब लाइन। ज़रूरतमंदों की क़तार लंबी होती जा रही है। क़तार यानी लाइन। रफ्तार यानी स्पीड। वक्त की रफ्तार से कदम मिलाकर चलना चाहिए। वक्त की स्पीड से, वक्त की गति से। कैफियत यानी हालत। हमें हर कैफियत में साबिर और शाकिर रहना चाहिए। यानी हमें हर कैफियत में, हर हालत में साबिर यानी सब्र करने वाला और शाकिर यानी शुक्र करने वाला होना चाहिए।
फ़ख्र यानी नाज करना, अभिमान, अच्छी बातों पर फ़ख्र करना चाहिए यानी नाज करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। दुश्वार यानी बमुश्किल से, हिन्नत नहीं है ये हिम्मत था, ठीक है, ये मेहनत था। क्या लफ्ज़ है? मेहनत, मीम छूट गया पर। मेहनत और लगन से दुश्वार काम भी आसान हो जाते हैं। मेहनत और लगन से दुश्वार काम भी आसान हो जाते हैं। दुश्वार यानी मुश्किल। हरकत यानी गति, हरकत करने में ही बरकत है, यानी हरकत करेगा इंसान, हिलेगा डुलेगा तभी उसमें बरकत है, तभी वो कुछ काम कर पाएगा। खाली जगह भरिए, हरकत, स्वांग, रफ्तार, साकित और शख्सियत, इन लफ्ज़ों से क्या करना है? खाली जगह को पुर करना है। सारी दुनिया की धीमी पड़ गई, खाली जगह में क्या भरेंगे? रफ्तार। सारी दुनिया की क्या पड़ गई? रफ्तार धीमी पड़ गई। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा बेजान था। साकित और बेजान था, साकित यानी भी बेजान होता है, निर्जीव, हिलडुल नहीं सकने वाला, बेमानी सा। उसने भी अपने घोड़े के टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का क्या किया? स्वांग किया। स्वांग करना मतलब ढोंग करना। वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी से चिपक कर रह गया। उसकी किससे? शख्सियत से, उसके अस्तित्व से, उसकी पर्सनालिटी से क्या हो गया? चिपक कर रह गया। उसके पाँव में आए तो ज़िंदगी बढ़े। उसके पाँव में क्या आए? हरकत आए, गति आए, उसके पाँव में हरकत आए तो ही क्या होगा? आगे बढ़ पाएगा। जुमलों पर गौर कीजिए। क्या जुमले हैं? देखिए, स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं। लास्ट में लफ्ज़ क्या है? हैं, आखिरी लफ्ज़ हैं। उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। ऊपर हैं, यहाँ पर है थे। कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी की यानी भविष्य। अब नोट देखिए क्या है इसमें। पहले जुमले के आखिर में है, दूसरे जुमले के आखिर में थे है, और तीसरे जुमले के आखिर में गी है। हैं, थे और गी तीनों अलग अलग हैं। अब क्या मतलब है इनका? हैं से मालूम होता है कि बात मौजूदा ज़माने की है। मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं। हाल को हम प्रेजेंट भी कहते हैं, हाल को हम वर्तमान भी कहते हैं। वर्तमान हिंदी में होता है, प्रेजेंट इंग्लिश में होता है, उर्दू में से हाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाल। जिस तरह भूत, भविष्य और वर्तमान भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल होते हैं, जिस तरह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, उसी तरह उर्दू में हाल, माजी और मुस्तकबिल यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल होते हैं। इसे ही भूत, भविष्य, वर्तमान कहते हैं। इसे ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। दूसरा जुमला देखिए। थे से मालूम होता है कि बात गुजरे ज़माने की है। गुजरे ज़माने को माजी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरे को माजी कहते हैं और मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं। गी से मालूम होता है कि बात आने वाले ज़माने की है। आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं। मुस्तकबिल यानी भविष्य ये कहते हैं, भविष्य। ठीक है, वापस देखिए, मैं तीनों जुमले दोबारा पढ़ देता हूँ। स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं। है का मतलब करंटली, अभी वर्तमान में, अभी हाल में ये हो रहा है। खुश हैं से पता लग जाता है कि अभी की बात है। उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले लट्टू थे। पहले थे, अब नहीं है, यानी बात मौजूदा दौर की नहीं हो रही है बल्कि बीते हुए ज़माने की, यानी ये बात पहले हो चुकी है, ये बात बीत चुकी है, ये काम पहले हो चुका है। तीसरा जुमला है। कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। कुछ एक को अफसोस है कि अब पढ़ाई पीछे रह जाएगी, आगे भविष्य में क्या रह जाएगी? पीछे रह जाएगी। इससे पता लगता है कि बात अभी हुई नहीं है, अब होने वाली है। अगला देखिए, जुमलों की निशानदही करें। अब ये जुमले कौन से लिखे हैं? मैंने तो आगे लिख दिया जवाब इनके। अर्मिश अली कल आई थी। ये कौन सी बात है? माजी की बात है, यानी पास्ट की, यानी अतीत की बात है, भूत की बात है, भूतकाल की बात है। अर्मिश बाज़ार से लौट आई है, ये बात है हाल की। गर्मी का मौसम जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ना, यानी हाल की। हम ईद के दिन मिलेंगे, ये बात है भविष्य की, यानी मुस्तकबिल की। सर्दी का ज़माना आएगा, सर्दी का ज़माना आएगा, इससे पता लग जाता है ये बात कब की है? मुस्तकबिल की है, यानी भविष्य की है। अब जब हमने सभी सवाल जवाब पढ़ लिए हैं तो एक बार हम इसके मुसन्निफ़ का भी मुख्तसर जायज़ा ले लेते हैं। रतन सिंह की हालात ज़िंदगी पेश कीजिए। नाम इनका है रतन सिंह, पैदाइश इनकी 1927, ज़िला सियालकोट, कस्बा दाऊद, पाकिस्तान।
में तालीम मकामी स्कूल से मैट्रिक तक हासिल की। वतन की तकसीम के बाद रतन सिंह हिंदुस्तान चले आए और ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करने लगे। वतन की तकसीम यानी मुल्क का बंटवारा, तकसीम यानी बंटवारा, विभाजन। कहाँ गए? ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करने लगे। मुलाजमत कहते हैं नौकरी को। यहाँ पर क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। मुलाजमत के दौरान रतन सिंह हिंदुस्तान के कई मुख्तलिफ शहरों में रहे, अलग अलग शहरों में रहने लगे नौकरी के चक्कर में। रतन सिंह को शुरू ही से अफसाना निगारी का शौक़ था। रतन सिंह ने कई कहानी लिखी। रतन सिंह को अफसाने की दुनिया में बहुत शोहरत मिली। रतन सिंह के कई अफसानवी मजमूए शाया हुए। उनके 2 मशहूर नावल भी हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों के मज़ामीन के तर्जुमे भी किए हैं और कुछ नज़में वग़ैरह भी लिखी हैं। उनका नस्र में अंदाज़ बयान बहुत साफ़ सुथरा, सादा, दिलकश, आसान, सहल और ख़ूबसूरत है। उनकी अवामी नस्र निगारी वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस तरह हमारा आज का वीडियो भी मुकम्मल होता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।